हेलो गाइस, आप देख रहे हैं कि एहसास तुम्हारे इसका भी पार्ट 2। पर इससे पहले इसका पार्ट 1 अवश्य देखें। अब रिद्धि अपनी बचपन की दोस्त साक्षी के साथ बाहर घूमने चली गई। दोनों पास ही के पार्क में गई थी। साक्षी रिद्धि से मिलकर बहुत ही खुश थी। तभी रिद्धि साक्षी से पूछने लगी, अरे यार, अभी तो तेरी स्टडी कंप्लीट हो गई होगी। तू पहले बोलती थी कि तुझे मेरी कंपनी में जॉब करना है, तो अब चल मेरे साथ। तो साक्षी ने कहा, अरे रिद्धि, अब तो मैं पीएचडी कर रही हूँ। तभी रिद्धि बोली, तो क्या हुआ, कुछ दिन चल मेरे साथ बेंगलुरु घूम कर आ जाना, लाइफ में कुछ एंजॉय भी तो करना चाहिए। तो साक्षी ने कहा, यार एक बार लाइफ सेटल हो जाए फिर घूमते ही रहना है, पूरी लाइफ एंजॉय करेंगे। तुझे तो क्या, तेरी लाइफ तो सेटल है, तू तो सक्सेसफुल हो चुकी है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक है तू। तभी रिद्धि ने इत्मीनान से कहा, इतनी बड़ी सक्सेस के पीछे जो दुख था, जो तकलीफ थी, वह मेरे अलावा कौन जानता है, कोई नहीं जान सकता। फिर वो दोनों बात करती करती वापस घर आ गई। अब साक्षी तो अपने घर चली गई, पर आज दिन भर रिद्धि ऊपर वाले कमरे को साफ करने में लगी रही। गायत्री ने मदद करनी चाहिए तो रिद्धि ने मना कर दिया। वह अकेले ही सब कर रही थी। हर चीज को वह बड़ी आत्मीयता से साफ करती जा रही थी। ऐसे लगता जैसे उन सभी पुरानी चीजों से उसकी जिंदगी की बहुत खूबसूरत यादें जुड़ी हो। उस वक्त रिद्धि के चेहरे पर जो सुकून था वो बहुत कम देखने को मिलता था। शाम तक रिद्धि उस कमरे में शिफ्ट हो गई। शाम को रिद्धि हॉल में बैठकर लैपटॉप पर कुछ जरूरी मेल्स चेक कर रही थी। तभी उसे कोई अर्जेंट मेल मिला। रिद्धि ने खोल कर देखा। काफी देर तक सोचने के बाद उसने ओके, आई विल बिकम सेंड लोकेशन प्लेस एंड टाइम लिखकर सेंड कर दिया। कुछ देर बाद उसे एक मेल मिला जिसमें सब सूचनाएं थी और आने की रिक्वेस्ट की गई थी। रिद्धि ने लैपटॉप ऑफ कर दिया और किचन में आकर वंदना जी को हेल्प करने लगी। तो वंदना जी ने उसे रोकते हुए कहा, अरे बेटा, हम कर लेंगे, आप क्यों परेशान हो रही हो। तो रिद्धि ने इतने प्यार से कहा, करने दीजिए ना, हमारा मन है। तो वंदना जी मना नहीं कर पाई। रिद्धि ने अपने पापा की पसंद की दाल बनाई और साथ में पनीर की सब्जी। खाना बनने के बाद वंदना जी के साथ बैठकर वह उनके आने का इंतजार करने लगी, लेकिन अजीत जी नहीं आए। रिद्धि उठकर कमरे में जाने लगी तो वंदना जी ने कहा, रिद्धि आप खा लीजिए, वो शायद देर से आएंगे। नहीं माँ, भूख नहीं है, कहकर रिद्धि नम आंखों से वहां से चली गई। ये जानते हुए कि रिद्धि 2 दिन से घर पर है, फिर भी अजीत जी उससे मिलने नहीं आए। रिद्धि जानती थी और वंदना जी जानकर भी अनजान बन रही थी, पर रिद्धि इस बार उन्हीं से मिलने आई थी। लेकिन उनके ऐसे बर्ताव से वह बहुत उदास हो गई थी और उस रात वह उस तस्वीर के सामने रो पड़ी। उसे कब नींद आई पता ही नहीं चला। अगली सुबह मीलों दूर उदयपुर के घाट पर खड़ा वह लड़का पंडित जी के साथ किसी बातचीत में उलझा हुआ था। तभी रजत हाथ में अखबार पकड़े भागता हुआ आया और लड़के के सामने आकर खुशी से चहकते हुए कहा, गुरु, ऐसी खबर लाया हूँ, सुनते ही खुशी से झूम उठोगे तुम। तो लड़के ने हैरानी से अपनी आंखें फैलाते हुए पूछा, ऐसी क्या खबर लाया है। तेरी वो नज्मों वाली मैडम जी है ना, उनका पता चल गया है। रजत ने खुशी बढ़ते हुए कहा, क्या क्या तू सच कह रहा है। लड़के को रजत की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। तो रजत ने अखबार लड़की की तरफ बढ़ाकर कहा, अबे ये देख, पेपर में आया है, बेनाम लेखिका से बातचीत के खास पर 2 दिन बाद अजमेर में। लड़के ने जल्दी से वह खबर पढ़ी। उसका दिल वह तेज धड़क रहा था। होठों की मुस्कुराहट गायब होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने रजत की तरफ देखा और खुशी से चहकते हुए कहा, अरे रजत जियो मेरी जान, तुम नहीं जानते तुमने हमको क्या दिया है। इतनी खुशी हो रही है हमें कि तुम हमें बता नहीं सकते। कहते हुए लड़के ने रजत को गले लगा लिया और फिर अलग होकर दौड़ता हुआ सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगा। रजत ने उसे इस तरह भागते देखा तो चिल्लाकर कहा, अरे कन्हैया, अब कहाँ जा रहा है। लड़का पलटा और नम आंखों के साथ कहा, बांसुरी वाले को शुक्रिया कहने। कन्हैया की नम आंखों को देखकर रजत ने कहा, हे बांसुरी वाले, इसे इसकी मैडम जी से मिलवा देना। बांसुरी वाले की बड़ी सी मूर्ति के सामने कन्हैया हाथ जोड़े आंख बंद किए खड़ा मन ही मन कह रहा था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बांसुरी वाले। हम जानते थे आप हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे, और देखिए आपने सुन ली। हमें हमारी मैडम जी से मिलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम नहीं जानते हमारा उनसे क्या रिश्ता है, पर कुछ तो है जो हम उनसे जोड़े हुए हैं। वो आखिरी मुलाकात आज भी हमें याद है। कभी कभी तो लगता है वो घाट वाली लड़की हमारी मैडम जी है। जब 14 साल पहले वो यहाँ आई थी तब उनकी छोटी सी डायरी यहीं छूट गई थी, जो उनके जाने के बाद
उस होटल के मालिक ने हमें सौंप दी थी, ये कहकर कि जब वो आए तो तुम ही उसे लुटा देना। कसम से हमने आज तक उसे खोल कर देखा भी नहीं है। किसी और की अमानत को संभाल कर रखा है। जब उनसे मिलेंगे तो लुटा देंगे। अभी हम चलते हैं, हमारी मैडम जी से पहली बार मिलेंगे, उनके लिए कोई तोहफा भी खरीदना है। कन्हैया मंदिर से बाहर आया और घर के लिए निकल गया। उदयपुर में जगदीश कृष्ण मंदिर से कुछ ही दूर पर उसका घर था। कन्हैया के बाबा की मिठाई की दुकान थी। उनकी दुकान की जलेबी और कचौरी पूरे उदयपुर में मशहूर थी। सुबह सुबह ही दुकानों पर लोगों की भीड़ लग जाती, जो कि दिन भर ऐसे ही चलती। कन्हैया ने कॉलेज पास करने के बाद उसके बाबा ने उसे दुकान संभालने को कहा, लेकिन कन्हैया उसके सपने तो कुछ और ही थे। बाबा की डांट खाकर अक्सर वह दुकान पर आ भी जाता, लेकिन उसका ध्यान काम में नहीं लगता था और इसी वजह से बाबा से उसे डांट सुननी पड़ जाती। छोटी सी दुकान से इतना मुनाफा हो जाता कि कन्हैया का परिवार अपनी आर्थिक जरूरतें पूरी कर सके। कन्हैया की अम्मा घर में रहकर घर के काम काज किया करती थी और कन्हैया की एक छोटी बहन भी है जिसका नाम है कनिष्का। उसने इसी साल 12वीं पास करके कॉलेज में एडमिशन लिया है। कन्हैया की अम्मा सुशीला जी को हमेशा एक ही चिंता सताती है, कन्हैया के भविष्य की। वह दिन रात इसी चिंता में खटती कि कब वह अपने लिए सोचेगा। कन्हैया एक अच्छे दिल का, सबकी खुशी चाहने वाला, सबकी परवाह करने वाला लड़का था। खुशी जी उसे हमेशा समझाती थी कि दूसरों को खुश रखते रखते वह अपनी खुशी नहीं देख पाएगा, लेकिन कन्हैया को तो कोई परवाह नहीं थी। उदयपुर को वह अपना घर मानता था और यहाँ के हर खूबसूरत पर्यटक स्थल को अपनी महबूबा, जिसकी बाहों में जाकर ही उसे सुकून मिलता था। हर रोज सुबह शाम वह घाट पर आरती में शामिल होता, फिर अपने बाबा की मदद करता था। इन सब के अलावा कन्हैया उदयपुर के ही कॉलेज में अकाउंट्स का काम देखता था। कॉलेज की कितनी ही लड़कियां उस पर जान छिड़कती और उसके करीब आने की कोशिश करती, लेकिन उसके मन में तो उसकी मैडम जी बसी थी। लेकिन कन्हैया का दिल इतना साफ था न कि लेकिन कन्हैया का दिल लेकिन कन्हैया का दिल इतना साफ था न कि जब भी कोई लड़की उससे प्यार या दोस्त की इजहार करती, वह हाथ जोड़कर सहजता से मना कर देता। अब तो पूरा कॉलेज जानने लगा था कन्हैया की मैडम जी को। खाली समय में जब स्टूडेंट्स उसके पास आकर बैठ जाते तो वह उन्हें अपनी मैडम जी की नज़में, गज़लें और कविताएं सुनाया जा करता था। कन्हैया के साथ साथ वे सब भी उन कविताओं के दीवाने हो गए थे। तभी कन्हैया घाट से घर की तरफ आया। वह बाबा से छुपता छुपाता घर में जा ही रहा था कि तभी बाबा की नज़र उस पर पड़ गई। उन्होंने उसे आवाज़ देते हुए कहा, अरे कन्हैया, इधर आ जरा, ये मिठाइयों के डब्बे मास्टर साहब के घर भिजवा दे। आज उनकी लड़के की सगाई है और ध्यान रहे वक्त से पहुंच जाए। कन्हैया ने डिब्बे लिए और बेमन से मास्टर जी के घर के लिए निकल गया। मास्टर जी उदयपुर के जाने माने व्यक्ति थे। सब उनकी बहुत इज्जत किया करते थे। कन्हैया बचपन में उन्हीं के स्कूल में से पढ़ा था, इसलिए वह उनकी किसी भी बात को ना नहीं जा कहता। मास्टर जी की इकलौती लड़की पूनम की आज सगाई थी। पूनम स्कूल के समय से ही कन्हैया को चाहती थी, लेकिन कन्हैया ने कभी उसे कोई खास भाव नहीं दिया। कितनी ही बार पूनम ने उससे अपने प्यार का इजहार किया था, लेकिन वह जब भी पूनम को देखता भाग खड़ा होता, जैसे वह इंसान न होकर कोई भूत हो। आज पूनम की सगाई है और वह उसी के घर अपने दुकान की मिठाई देने जा रहा है। उसे बहुत अजीब लग रहा था। बाबा की बात भी नहीं टाल सकता था। अभी वह धीरे धीरे चलता हुआ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी पीछे से गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई। कन्हैया ने पलट कर देखा। रजत अपनी जीप में सवार था। उसने गाड़ी कन्हैया के बराबर रोकर कहा, भैया किधर जा रहे हो? पैदल थक जाओगे, आ जाओ हम ले चलते हैं। कन्हैया डिब्बे को संभाले गाड़ी में आ बैठा। तभी रजत ने गाड़ी आगे बढ़ाकर कहा, तो कहाँ चलना है? तो कन्हैया ने धीरे से कहा, मास्टर जी के घर। तभी रजत ने चौंकते हुए कहा, अरे आज तो उनकी लौंडियों की सगाई है ना, तुमको न्योता दिए का? नहीं, मिठाई के डिब्बे पहुंचाने जा रहे हैं, कन्हैया ने कहा। तो रजत ने एकदम से गाड़ी को ब्रेक लगाते हुए कहा, ओ बेटा, ये तो वही है ना जिसने तुमको प्रपोज किया था और तुम साफ साफ ना कर दी थी। कन्हैया ने धीरे से कहा। कन्हैया का चेहरा देखकर रजत जोर जोर से हंसने लगा और कहा, तुम्हारी किस्मत भी ना जाने क्या क्या दिखाएगी तुमको। जिसने तुमको चाहा तुम उसी के ब्याह में मिठाई देने जा रहे हो। सोच के हंसी आ रही है हमको तो। तभी कन्हैया ने थोड़ा चिढ़कर कहा, देखो ऐसा है, तुम ना पहले ये दांत निकालना बंद करो और चलो, साला दोस्त हो फिर भी आदत नहीं जाएगी तुम्हारी जले पे नमक डालने की। तो रजत ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, अरे तो भैया गुस्सा काहे को हो रहे हो, चलते हैं ना। लेकिन हंसी अभी भी नहीं रुक रही थी।
बेचारा कन्हैया ये सोच रहा था कि बाबा को भी उसे ही भेजना था। कुछ देर बाद गाड़ी मास्टर जी के घर के सामने आकर रुकी। रजत को वहीं रुकने का कहकर कन्हैया अंदर आ गया और डोरबेल बजा दी। रजत भी पीछे पीछे चला आया। वो ये सीन कैसे मिस कर सकता था। दरवाजा मास्टर जी की लड़की ने खोला, लेकिन कन्हैया को सामने देखकर उसकी भवें तन गई। उसने गुस्से से कन्हैया को देखा और कहा, अब क्या लेने आए हो यहाँ? तभी कन्हैया ने थोड़ा तनते हुए कहा, मिठाइयों के डिब्बे देने आए हैं। तुम्हारे चक्कर में अब क्या काम भी छोड़ दें, तुम हो भी इसी लायक, कहकर पूनम अंदर चली गई। पीछे खड़ा रजत पेट पकड़कर हंसने लगा। कन्हैया को इस वक्त पूनम से ज्यादा रजत पर गुस्सा आ रहा था, पर चुप रहा। उसे चुप देख रजत आया और अपनी हंसी रोकते हुए कहा, तुमको देखकर लगता है आने वाले दिनों में तुम उदयपुर के फेमस मिठाई वाले बनने वाले हो। तुम्हारे बाप का सपना तो पूरा हो जाए। जब भी नया बिजनेस शुरू करो हमको न भूल जाना। तभी कन्हैया भी मुस्कुराया और कहा, तो आज से ही शुरू हो जाओ, और ये जो मिठाई के डब्बे हैं उनको जाके मास्टर जी के घर में रख दो। उसने सारे डिब्बे रजत के हाथों में थमा दिए। तभी रजत हंसते हुए बोला, मास्टर जी तो तुम्हारे ना होने वाले ससुर है। तो कन्हैया ने तुनक कर कहा, रजत हम बता रहे हैं, पिट जाओगे तुम। अच्छा बाबा जाते हैं, तुम यहीं रुकना, कहकर रजत अंदर चला गया और डिब्बे रखकर वापस आ गया। लेकिन जब वापस आया तो कन्हैया वहां नहीं था। रजत इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उसके फोन पर मैसेज आया। मैसेज कन्हैया का था, तुम घर निकलो, हमको ले जा रहे हैं। वो रजत वहां से चला गया। तभी कन्हैया कॉलेज में पहुंचा तो कॉलेज की प्रिंसिपल अनामिका जिंदल किसी फाइल को देखने में व्यस्त थी। कन्हैया काफी देर वहीं खड़ा रहा और फिर धीरे से कहा, मैडम। तो अनामिका ने फाइल बंद करते हुए कहा, अरे कन्हैया तुम कब आए? सॉरी वो ध्यान नहीं रहा बेटो। इट्स ओके मैडम, कन्हैया ने बैठते हुए कहा। तभी अनामिका ने मुस्कुराते हुए कहा, बताओ कैसे आना हुआ? अरे उधर क्लास की लड़कियां फिर से परेशान कर रही हैं। तो कन्हैया ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं मैडम ऐसी कोई बात नहीं है, वो दरअसल हमें एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए। तभी अनामिका ने हैरान होते हुए कहा, एक हफ्ते की छुट्टी? क्यों, क्या हुआ, कोई समस्या है? नहीं नहीं मैडम, वो हम उदयपुर से बाहर जा रहे हैं, कन्हैया ने कहा। तो अनामिका ने चहकते हुए कहा, तुम्हारी मैडम जी मिल गई क्या? उसी पल कन्हैया के होठों पर मुस्कान लाते हुए कहा, मिली नहीं, मिल जाएगी। 2 दिन बाद वो अजमेर आ रही है। अगर बांसुरी वाले ने चाहा तो उनसे मुलाकात जरूर होगी। तो अनामिका ने कहा, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी, तुम्हें जितने दिन की छुट्टी चाहिए ले सकते हो। और हाँ, जब अपनी मैडम जी से मिलो तो उन्हें अपने साथ उदयपुर लेकर जरूर आना। हम भी तो देखें आखिर कौन है वो जिसके पीछे उदयपुर का यह लड़का इतना पागल हुआ घूम रहा है। अनामिका की बात सुनकर कन्हैया मुस्कुराने लगा और कहा, थैंक यू मैडम, अब हम चलते हैं, आज काम नहीं कर पाएंगे। कन्हैया जाने लगा तो अनामिका ने कहा, अरे कन्हैया। तभी कन्हैया पलटा, जी मैडम। तो अनामिका ने कहा, अपनी मैडम जी के लिए कोई तोहफा लाए हो या खाली हाथ जाने का इरादा है? तभी कन्हैया ने अपने सर पर हाथ से शपथ लगाते हुए कहा, दत्त तेरे की, ये तो हम भूल ही गए, हम क्या लेकर जाएं उनके लिए? तो अनामिका ने कहा, याद रहेगा भी कैसे, आज तक किसी लड़की के लिए कोई तोहफा खरीदे हो? कन्हैया ने नाम में गर्दन हिलाई और कहा, आप बताइए ना, हम क्या लेकर जाएं उनके लिए? तभी अनामिका ने प्यार से कहा, हम क्यों बताएं, तुम्हें जो अच्छा लगे वो लेकर जाना, किसी और को पसंद का नहीं। हम ठीक है, अभी चलते हैं, कहकर कन्हैया वहां से निकल गया। अनामिका मैडम ने तो उसे और ज्यादा उलझन में डाल दिया। उसने कभी किसी के लिए तोहफा नहीं खरीदा था, तो अपनी मैडम जी के लिए क्या खरीदता? चलते चलते कन्हैया सोचने लगा, क्या तोहफा लूं उनके लिए? वो इतनी बड़ी हस्ती है, उनके पास तो सब कुछ होगा, फिर हमारा दिया तो कोई भी तोहफा मामूली सा लगेगा। ये काम करता हूँ, बाबा की दुकान की जलेबियाँ और कचौरी ले जाता हूँ। दत्त, तोहफे में कोई जलेबी कचौरी देता है तो फिर क्या लेकर जाऊँ? जूते, हाँ जूते लेकर जाता हूँ, लेकिन अगर पसंद नहीं आए तो? वो ही जूते आकर सीधे अगर मेरे ही सर पर पड़ गए तो? नहीं नहीं, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। अरे रजत से तो पूछ नहीं सकता, उससे पूछूंगा तो वो हमें ही चिढ़ाएगा, उसके पास है ही क्या वैसे बताने के लिए, फिर से कुछ उठपटांग ही बताएगा। एक काम करता हूँ, ठंडाई ले जाता हूँ, अरे वो नशेड़ी समझ लेगी। तो किससे पूछूं? हाँ आई से आकर पूछता हूँ। सोचते हुए वह घर पहुंचा। सुशीला जी उस वक्त आंगन में कपड़े सुखा रही थी। कन्हैया उसके पास गया और उसके पीछे चलने लगा और कहा, आई सुनना। तो सुशीला जी बोली, क्या है? तभी कन्हैया ने कहा, किसी लड़की को अगर पहली बार तोहफा देना है तो क्या देते हैं आई? तो सुशीला जी सोच में पड़ जाती है कि लड़की को तोहफा,
फिर कुछ सोचते हुए हाथ में पकड़े कपड़े वापस बाल्टी में डाल देती है और खुशी से उछल कर कहती है, मतलब तुझे लड़की पसंद आ गई? क्या कहा है? कैसी है? नाम क्या है उसका? दिखती कैसी है? अरे तूने देखा तो अच्छी दिखती होगी। उसे खाना पकाना तो आता है ना बेटा? मेरे बेटे को लड़की पसंद आ गई, उसके लिए तोहफा लेना चाहता है वो। अरे कोई पंडित को बुलाओ, कितने सारे काम करने हैं, मेहमानों को बुलाना है, लड़की को घर का काम काज तो आता है ना? नहीं भी आता तो मैं सिखा दूंगी, वैसे भी काम ही क्या है मुझे। लड़की मांगलिक तो नहीं है ना? देख, मुझे तो 1 साल में ही जुड़वा चाहिए, एक लड़का और एक लड़की। तभी कन्हैया बोला, आई ब्रेक लगाओ, ये सब क्या बोलने लगी आप जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो सुशीला जी बोली, ऐसा नहीं है तो कैसा है? तोहफे के लिए काहे पूछ रहे हैं फिर? तो कन्हैया ने कहा, आई हमें अपनी मैडम जी के लिए कुछ लेना है। तभी सुशीला जी बोली, क्या तुम अभी तक उनके ख्यालात से बाहर नहीं आए हो? हटो परे, खाम का हम को कुछ और ही समझ बैठे, चलो निकलो यहाँ से। तो कन्हैया फिर बोला, आई वो कितने सालों बाद हम मिलेगी हमसे, एक मौका मिला है उनसे मिलने का, खाली हाथ जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अब सुशीला जी ने कहा, कन्हैया जिस लड़की के लिए तू इतना सब कर रहा है, क्या वो पहचानेगी तुझे? इतने सालों में कभी एक बार आकर दे तेरी खबर तक ना ली उसने, और तू उसके वास्ते इतनी दूर जा रहा है। तभी कन्हैया बोला, आई हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो। फिर सुशीला जी ने कहा, कन्हैया तू बड़ा बोला है रे, वो शहर की लड़की है, उसे कहाँ कमी होगी ऐसे प्यार की। तो कन्हैया कहने लगा, आई हमें नहीं पता क्यों, पर हमारा दिल कहता है कि वो हमसे मिलने के लिए बेताब जरूर होगी। अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किसी और को जगह दी होगी तो हम उन्हें सिर्फ देखकर और उनकी अमानत वापस लुटा कर आ जाएंगे। बस एक बार जाने की इजाज़त दे दीजिए। तभी सुशीला जी ने कहा, मुझे नहीं पता, अपने बाबा से पूछ ले। तो कन्हैया बोला, आई। अब सुशीला जी ने कहा, तेरी वजह से तो पहले ही इतना नाराज है, तू चाहता है ये बात करके मैं उन्हें और गुस्सा दिलाऊं? हमसे ना होगा। कन्हैया कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहां से निकल जाता है। अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेटा उदास सा अजमेर जाने के बारे में सोचने लगता है कि बाबा को मनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन अपनी मैडम जी के लिए वह इतना तो जरूर करेगा। कन्हैया ने अपनी आंखें मूंद ली। बचपन का वह मुस्कुराता हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। फिर शाम को कन्हैया अपने बाबा के पास गया और उन्हें अजमेर जाने के बारे में बताया। तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया, फिर आखिर में जाने की इजाज़त दे दी। सुशीला जी को पता चला तो वह उदास हो गई और अपने पति से कहा, ऐसा कब तक चलेगा जी? तो बाबा बोले, सुशीला, कन्हैया जब तक उस लड़की से मिल नहीं लेता वो चैन से नहीं बैठेगा, ना ही अपने बारे में सोचेगा। बांसुरे वाले भी शायद यही चाहते हैं, इसलिए तो इतने सालों बाद उसे मौका मिला है उससे मिलने का। तुम घबराओ मत, सब अच्छा होगा। तभी सुशीला जी ने कहा, कैसे नहीं घबराऊं जी, पिछले 14 सालों से पल पल मरते तड़पते देखा है अपने बच्चे को। अगर वो उसे नहीं मिली तो टूट जाएगा वो, पर मैं अपने बच्चों का दिल टूटने नहीं देख सकती। तो बाबा बोले, इस बात की फिक्र तो मुझे भी है सुशीला, 14 सालों में ना जाने कितना कुछ बदल गया होगा। वो इसे पहचान पाएगी भी या नहीं मालूम नहीं, पर बांसुरी वालों पर भरोसा रख, वो सब ठीक करेंगे। अब कन्हैया को जाने की परमिशन तो मिल ही चुकी थी, पर अभी भी उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। वो थी अपनी मैडम जी के लिए तोहफा। थक हार कर कन्हैया रजत के पास जा पहुंचा और उसे अपनी समस्या बताई। रजत उसे लेकर उदयपुर के बाजार गया। वहां उन्होंने सब गलियों को छान ली, पर उन्हें कोई तोहफा नहीं मिला। अंत में दोनों एक शोरूम में पहुंचे जहां ढेर सारी बनारसी साड़ियां थी। उन्हें देखते ही रजत ने तपाक से कहा, गुरु, मेरा सबसे अच्छा तोहफा बनारसी साड़ी के अलावा और क्या हो सकता है भला? तभी कन्हैया ने कहा, बात तो तुम्हारी सही है, पर क्या साड़ी उनको पसंद आएगी? तो रजत बोला, अरे बिल्कुल आएगी, और अगर रंग उनकी पसंद का हो तो काहे नहीं आएगी। चलो देखते हैं, कहकर कन्हैया रजत के साथ काउंटर की ओर बढ़ गया। दुकान वाले ने एक से एक बढ़कर एक खूबसूरत साड़ियां दिखाई। आखिर में कन्हैया ने सफेद रंग की लाल बॉर्डर वाली साड़ी पसंद की, क्योंकि सफेद उनकी मैडम जी का पसंदीदा रंग था। कन्हैया ने दुकानदार से वो साड़ी देने को कहा और शोरूम से बाहर आते हुए रजत से कहा, सच कह रहे हैं ना, तुम ना हमारे सबसे दोस्त हो और हमारी हर समस्या का समाधान होता है तुम्हारे पास। लव यू रजत। तभी रजत ने मजाकिया लहजे में कहा, अगर तुम्हारी मैडम जी ना मिले ना तो हमसे ही शादी कर लेना। तो कन्हैया ने हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तुमसे काहे करेंगे बे? तभी रजत ने खींचे निपोरते हुए कहा, वो कहा है ना, इस उम्र में अब कोई लड़की तो तुमसे प्यार करने से रही और हमसे साला कोई पट नहीं रही है, तो सोचा मिल के एक दूसरे का दर्द बांट लें।
तो कन्हैया ने चिढ़ते हुए कहा, बग साले, इतने भी बुरे दिन नहीं आए, अभी उदयपुर की लड़कियां जिंदा है। तभी रजत ने फिर कन्हैया को छेड़ते हुए कहा, अरे भैया मजाक कर रहे हैं, इतना गर्म काहे हो रहे हो, वैसे तुम इजाजत दो, हम भी चले तुम्हारी मैडम जी से मिलने। अब कन्हैया ने मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, सबसे पहले उनसे हम मिलेंगे, अगर वो चाहेगी तो उन्हें उदयपुर लेकर आएंगे। तभी रजत ने कहा, कब जा रहे हो? आज शाम निकलेंगे, कल सुबह तक वहां पहुंच जाएंगे। कन्हैया ने खुशी से चेक कर कहा। तो रजत बोला, बांसुरी वाले तुम्हें तुम्हारी मैडम जी से मिला दे, ऐसी दुआ करेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं, हमें बैग भी जमाना है और फिर समय से निकलना भी तो है। अब कन्हैया ने कहा और जाने लगा। तभी रजत ने दांत दिखाते हुए बोला, हाँ हाँ सब समझते हैं हम, दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही ना अब। क्या रजत तुम भी? कहते हुए कन्हैया मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। वहीं दूसरी ओर जयपुर में स्थित अपने घर में रिद्धि अपना बैग जमा रही थी। तभी वंदना जी उसके कमरे में कॉफी का मग लेकर आती है। रिद्धि को बैग जमाते देकर कहती है, रिद्धि आप इतनी जल्दी वापस भी जा रही हैं? हम कुछ दिनों के लिए अजमेर जा रहे हैं, किसी जरूरी काम से। रिद्धि बिना वंदना जी की ओर देखे बैग बंद करते हुए कहा और फिर आकर बेड पर बैठ गई। तो वंदना जी ने रिद्धि के पास बैठते हुए कहा, लेकिन आप अपने पापे से नहीं मिली अभी तक, इस तरह बिना उनसे मिले जाएगी तो उन्हें बुरा लगेगा। तभी रिद्धि ने व्यंग्य कसते हुए कहा, किस बात का बुरा? हम 2 दिन से यहाँ हैं, उन्हें फर्क तक नहीं पड़ता। अब तक हमने उनसे मिलने के लिए इंतजार किया, अब कुछ दिन वो कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है न माँ? अब वंदना जी तड़पर बोली, समझ नहीं आता ये कैसी जंग है आप दोनों के बीच, जिसमें बस हम पिसते जा रहे हैं। इतना गुस्सा, इतनी नफरत लेकर कैसे जी पाएगी आप? तभी रिद्धि ने सहजता से कहा, जी लेंगे माँ, अब सबकी आदत हो चुकी है। रिद्धि खुद को वंदना जी के सामने कमज़ोर दिखाना नहीं चाहती थी। कुछ देर की खामोशी के बाद वंदना जी ने कहा, कब जा रही हैं आप? तो हम संस्कार से कहकर आपके लिए फ्लाइट की टिकट बुक करवा देते हैं। तो रिद्धि ने कहा, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, हम बस से जाएंगे। बस से क्यों? वंदना जी ने हैरानी से कहा। तो रिद्धि ने शून्य में ताकते हुए बोली, मुंबई में हमेशा भीड़ में गिरे रहते हैं, काम में बिजी रहते हैं, वो कर ही नहीं पाते जो पसंद था हमें। यहाँ जयपुर आने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि कुछ दिनों के लिए ही सही हम हमारी पुरानी ज़िंदगी जी सकें। बस में खिड़की वाली सीट पर हमें आज भी पसंद है माँ, बस इसलिए जाना चाहते हैं। आप आज भी नहीं बदली रिद्धि, वंदना जी ने प्यार से रिद्धि के चेहरे को निहारते हुए कहा। तो रिद्धि बोली, हाँ आपके लिए कुछ लाए थे, देना याद नहीं रहा। रिद्धि उठी और दूसरे बैग से बनारसी साड़ी निकालकर वंदना जी की ओर बढ़ा दी। साड़ी देखते ही वंदना जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने साड़ी को छूकर देखा और कहा, आपको अब भी याद है हमें ये साड़ी पसंद है? तो रिद्धि ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, हाँ, और ये भी याद है कि आप ये पापा की वजह से नहीं पहनती है। हाँ, उन्हें ये पसंद नहीं है, लेकिन वंदना जी ने बात दूरी छोड़ दी। तभी रिद्धि ने तड़प कर कहा, लेकिन उन्हें हम पसंद नहीं है। उदयपुर नाम सुनते ही उन्हें गुस्सा आता है, नफरत हो जाती है उस शब्द से, ना जाने क्यों। ऐसा नहीं है रिद्धि, वे आपसे बहुत प्यार करते हैं, बस कहते नहीं हैं, वंदना जी ने कहा। तो रिद्धि ने बात आगे ना बढ़ाते हुए कहा, जाने दीजिए ना माँ, अब हम बच्चे नहीं रहे, ऐसी बातों से बड़ों को नहीं बहलाया जाता। साड़ी कैसे लगी, पसंद आई आपको? हाँ बहुत अच्छी है और हमें बहुत पसंद भी आई, पर हम साड़ी में हम आपको देखना चाहते हैं। वंदना जी ने अपने दिल के जज्बातों को उजागर करते हुए कहा। तो रिद्धि ने बेचैनी से कहा, आप जो चाहती है वो मुमकिन नहीं है माँ, आप हमसे बंधन में बंधने के लिए कह रही है, जबकि हम पहले से किसी की यादों से बंधे हुए हैं। तभी वंदना जी ने रिद्धि की आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन कब तक आप इन बातों को यूं ही टालती रहेगी? हर माँ बाप की तरह हमारा भी एक सपना है, एक फर्ज बनता है, एक जिम्मेदारी है जो हम निभाना चाहते हैं। अब रिद्धि सहजता से बोले, वो सारी जिम्मेदारियां आप बाई के साथ निभा लीजिए। तभी वंदना जी ने तड़प कर कहा, इस घर की बड़ी बेटी आप है। तो रिद्धि बेचैनी से बोली, जब तक हम उन्हें ढूंढ नहीं लेते हम किसी और के बारे में नहीं सोच सकते। तभी वंदना जी ने समझाने की कोशिश करते हुए बोली, इतनी बड़ी दुनिया में किसी एक शख्स को ढूंढना पागलपन है रिद्धि। अब रिद्धि ने शून्य में ताकते हुए कहा, मोहब्बत की पहली निशानी पागलपन ही है माँ। मानते हैं दुनिया बहुत बड़ी है, पर हमारे इंतज़ार और सब्र के आगे ये दुनिया हमें बहुत छोटी नज़र आती है। 14 साल का इंतज़ार ऐसे ज़ाया नहीं होने दे सकते। हम एक बार फिर उदयपुर जाएंगे माँ, जहाँ से बिछड़े थे
वहीं से शुरुआत करेंगे, वो ज़रूर मिल जाएंगे। तभी वंदना जी ने घबराए हुए कहा, आप पागल हो गई हो? आपके पापा को पता चला तो? अब तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। तो रिद्धि मुस्कुराते हुए बोली, उनके लिए हम सब के बगावत करने को तैयार हैं। वैसे भी आज तक नफरत के सिवा क्या मिला है, थोड़ी और सही। वंदना जी को उस मुस्कुराहट में चुभन का एहसास हुआ, ऐसी चुभन जो किसी का भी मन छलनी कर दे। अब घड़ी शाम के 6 बजा रही थी। 7 बजे रिद्धि की बस थी। रिद्धि ने अपना बैग उठाया और वंदना जी के पैर छूकर वहाँ से निकल गई। उसकी आंखों में बगावत साफ नजर आ रही थी। रिद्धि बस स्टैंड पहुंची और अपनी टिकट कंफर्म की। खिड़की वाली सीट पर आकर बैठ गई। उसने मैसेज करके एकता को बताया कि वह अजमेर जा रही है और वहाँ से उदयपुर जाएगी। एकता ने जब मैसेज देखा तो उसे बहुत खुशी हुई और उसने अपनी फेवरेट राइटर की कविता रिद्धि को भेज दी। रिद्धि ने देखते ही एकता को फ़ोन लगाया और कहा, ये क्या भेजा है तूने? तो एकता ने कहा, ये तुम्हारे सफ़र को और भी खूबसूरत बनाएगी। बेस्ट ऑफ लक रिद्धि, लॉट्स ऑफ लव यू, और प्लीज़ जल्दी आ जा, मिस यू बैडली। मिस यू टू, हम जल्दी ही आएंगे, कहकर रिद्धि ने फ़ोन काट दिया। रिद्धि को पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन ना चाहते हुए उसकी उंगलियां फ़ोन की स्क्रीन पर चलने लगी और उसने एकता के मैसेज को ओपन किया और कविता पढ़ने लगी। रिद्धि ने जब पढ़ा तो बस उसमें खोकर रह गई। बस अपने सफ़र की ओर चल पड़ी और रिद्धि ने फ़ोन बैग में रखकर सर सीट से लगा लिया और आंखें मूंद ली। उस कविता की तरह वो अब एक सफ़र में थी और ये सफ़र उसे कहाँ लेकर जाएगा ये कोई नहीं जानता था। वहीं दूसरी तरफ मीलों दूर कन्हैया अपना बैग लिए बस में चढ़ा। किस्मत से उसे भी खिड़की वाली सीट मिली। उसने अपना बैग रखा और आकर बैठ गया। बरसों का ये इंतज़ार आज ख़त्म होने जा रहा था। खुशी उसकी आंखों से झलक रही थी। धीरे धीरे बस में सवारियां आकर बैठने लगी। सभी सीटें फुल थी, बस इक्का दुक्का सीट खाली थी। कन्हैया के बगल में उदयपुर का एक लड़का आकर बैठ गया। उसने अपने मुंह में पान दबाया हुआ था और बालों को मोगरे के तेल से चोपड़ा हुआ था, जिसकी महक कन्हैया के नाक से होती हुई खिड़की के बाहर जा रही थी। कन्हैया उस डायरी को अपने हाथ में थामे खिड़की के बाहर देखता रहा। बस चलने लगी और ड्राइवर ने गाना लगा दिया। कन्हैया के पास बैठे लड़के ने जैसे ही गाना सुना वह सीट से उछल पड़ा और कहा, अरे ये क्या बुकाल गाना चलाए दिए हो? अभी 4 दिन पहले तो ब्याह करके आए हैं, अभी से ऐसे गाने सुना सुना के काहे डरा रहे हो यार? अरे ओ कंडक्टर साहब, हाथ जोड़ के विनती है, गाना बंद कर दियो। तो कंडक्टर ने गाना बंद कर दिया तो लड़का आगे कहने लगा, साला जमाना हो गया, कुछ अच्छा सुने। तभी कन्हैया ने उसकी तरफ देखा तो उसने कन्हैया के हाथ में पकड़ी डायरी को देखकर कहा, इसमें क्या है? तो कन्हैया ने धीरे से कहा, किसी की लिखी नज़में हैं। अब लड़के ने पान की पीक खिड़की से थूकते हुए कहा, तो पढ़ के सुनाओ यार, रास्ता इतना लंबा है, कैसे कटेगा? तो कन्हैया उलझन भरे स्वर में बोला, किसी और की डायरी हम कैसे पढ़ सकते हैं? तभी उस लड़के ने कहा, अरे कमाल करते हो यार, सबके सामने पढ़ोगे, चोरी थोड़ी कर रहे हो, चलो सुना दो। अरे माफ़ी मांग लेना बाद में। लड़के के साथ साथ आसपास बैठे लोगों ने भी कन्हैया से कविता सुनाने को कहने लगे। कन्हैया ने हामी में सर हिलाया और सब उसकी ओर मुखातिब होकर बैठ गए। तभी कन्हैया ने एक नज़र सबको देखा और कांपते हाथों से डायरी को खोला। पहले ही पन्ने पर खूबसूरत शब्दों में लिखा हुआ था, वेलकम। तो कन्हैया ने पन्ना पलटा और पढ़ने लगा, मेरे सफ़र की शुरुआत तुमसे है, मेरा है एक सवाल तुमसे है, क्या चलोगे मेरे साथ उस डगर पे? कन्हैया जैसे ही रुका सब वाह वाह करने लगे। सभी कन्हैया की तारीफ किए जा रहे थे, लेकिन वह हक्का बक्का सा डायरी को थामे बैठा था। जो नज़में उसने बस में बैठे लोगों को सुनाई थी वह आज सुबह अपने फ़ोन में पहले ही पढ़ चुका था, जो कि उसकी मैडम जी ने पोस्ट की थी। तभी कन्हैया एक एक करके पन्ने पलटने लगा। हैरानी से उसकी आंखें फैलती गई और दिल समाने से तेज़ धड़कता रहा। उस डायरी में लिखी सारी नज़में वह एक एक करके पढ़ता रहा था। जैसे जैसे वह पढ़ता रहा उसका दिल बैठता रहा और वह एक ऐसे या पीड़ा से गुजर रहा। उस डायरी में वही सब नज़में थी जो उसकी मैडम जी लिखा करती थी। जिसे वह ढूंढ रहा था वह उसके पास ही था, उसके दिल के बेहद करीब। ना जाने कितनी ही रातें उसने उस डायरी को अपने सीने से लगाकर गुजारी थी। वह जान ही नहीं पाया कि उसकी मैडम जी कोई और नहीं बल्कि घाट वाली लड़की है। कन्हैया उन्हें पढ़ता गया और आखिरी पन्ना पलटा तो उस पर लिखा था, तुम्हारी हीर। कन्हैया का गला रूंध गया और आंखों से आंसू छलककर डायरी पर आ गिरा। उसने कांपते होठों से डायरी में लिखे उस आखिरी नाम को चूम लिया। पास बैठे लड़के ने कन्हैया की आंखों में नमी देखी तो कहा, क्या हुआ भाई,
तुम तो इमोशनल हो गए। तो कन्हैया ने रूंधे हुए गले से कहा, ये डायरी हमारी मैडम जी की है। तभी वो लड़का बोला, तुम्हारी मैडम जी? कोई क्विज का मामला है क्या? देखो अगर ऐसा है तो हम बता रहे हैं, तुम्हारी और तुम्हारी मैडम जी की कहानी सुने बिना हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो लड़के ने आस भरे शब्दों में कहा, सुनाओगे ना? अब कन्हैया ने आंखों की नमी पहुंची और फिर बस में सवार लोगों को अपनी मैडम जी के बारे में बताने लगा। सभी उसे दिल थामे सुन रहे थे। उनके उदयपुर वाले इसकी कहानी ने सफ़र को और रोमांचक बना दिया था। वो कहते हैं कुछ सफ़र मंजिल से भी बहुत खूबसूरत होते हैं। रिद्धि और कन्हैया का सफ़र शुरू हो चुका था। कन्हैया जहाँ जान चुका था कि डायरी में लिखी नज़में उसकी मैडम जी की है, वही रिद्धि का भी अनजान थी कि जिस सफ़र में वो है वह कहीं न कहीं उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने वाला है। कानों में ईयरफोन लगाए रिद्धि ने एक के बाद एक रोमांटिक गाने सुन डाले। वही कन्हैया बस में सभी को अपनी कहानी सुनाने में लगा हुआ था। उदयपुर वाला लड़का तो अब तक उसका पक्का दोस्त बन चुका था। सुबह 6 बजे रिद्धि की बस अजमेर के बस स्टैंड रुकी। रिद्धि ने अपना पर्स और बैग संभाला और बस से नीचे उतर गई। रिद्धि का फ़ोन बजने लगा। फ़ोन एकता का था। रिद्धि ने फ़ोन कान से लगाया और दूसरे हाथ से बैग संभाले आगे बढ़ ही रही थी कि सामने से आते लड़के से टकरा गई। उसका फ़ोन गिरते गिरते बचा, लेकिन पर्स हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और उसमें रखा सामान बाहर गिर गया। एकता, हम तुमसे बाद में बात करते हैं, कहते हुए रिद्धि ने फ़ोन काटा और जेब में रखकर लड़के की ओर गुस्से में देखते हुए कहा, ए मिस्टर, देख के नहीं चल सकते आप? मेरा सारा सामान गिरा दिया। उफ, एक तो इतनी धूप है, यहाँ ऊपर से आप जैसे लोग देख कर नहीं चलते, बस गुस्से चले आते हैं। ओ हेलो, आपसे बात कर रही हूँ मैं। क्या जब से घूरे जा रहे हैं आप? सुनाई नहीं देता? बहरे हो आप या फिर जानकर अनजान बन रहे हैं? हम कब से बोले जा रहे हैं, कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे? लड़का बिना कुछ बोले नीचे झुका और रिद्धि के बैग का बिखरा सामान उसमें वापस रखकर बैग उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, गलती आपकी थी। तो रिद्धि गुस्से में बोली, क्या हमारी गलती थी? वाह वाह वाह, क्या कमाल की एक्टिंग करते हो आप। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तभी लड़के ने भी सीना तानते हुए कहा, देखिए आप जब फ़ोन कान से लगाए, एक हाथ से अपना पर्स दूसरे से बैग संभाले फुल स्पीड में चली आ रही थी, तब आपका ध्यान सामने न होकर कहीं और ही था और आप आकर मुझसे टकरा गई, समझी आप? तो रिद्धि ने कहा, आप झूठ बोल रहे हैं। अब लड़का बोला, हाँ, आपने तो जैसे सच बोलने का ठेका ले रखा है। तो रिद्धि ने गुस्से से अपना बैग उठाते हुए कहा, आप निहायती बेशर्म हैं और आप बदतमीज़। लड़का भी कहाँ मानने वाला था। तभी लड़के को घूरते हुए बोली, दुआ करेंगे आपसे दोबारा मुलाकात ना हो। तो लड़के ने अपना बैग संभालते हुए कहा, हम भी दुआ करेंगे, आगे से आप देख कर चलें। तो रिद्धि लड़के के सामने उंगली दिखाते हुए बोली, ए मिस्टर। कन्हैया को तो ये कभी बर्दाश्त नहीं था कि कोई उसे इस तरह उंगली दिखाए। उसने रिद्धि की उंगली नीचे की और कहा, कन्हैया नाम है हमारा, आप चाहे तो नाम से भी बुला सकती है, और शरीफ घरों की लड़कियों को ऐसे बात करना शोभा नहीं देता। तभी रिद्धि को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उंगली नीचे कर ली। ये आज क्या हो गया था उसे? क्यों वो इस तरह उस लड़के से बहस करने में लगी हुई थी? लड़का रिद्धि को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया। रिद्धि भी वहाँ से निकलकर भुनभुनाते हुए बस स्टैंड से बाहर आई। सामने से आती ऑटो रुकवाया और जब सामान रखने लगी तो दूसरी तरफ से कन्हैया भी आकर उसी ऑटो में बैठ गया। उसे देखते ही रिद्धि का मूड फिर बिगड़ गया और उसने कन्हैया पर बिगड़ते हुए कहा, यह टैक्सी पहले मैंने रुकवाई है। तो कन्हैया ने बेफिक्री से कहा, हाँ तो हमने कब कहा हमने रुकवाई है? इतनी जगह पड़ी है, चाहो तो आप भी बैठ जाओ। अब रिद्धि ने कहा, आप नीचे उतरिए पहले, और ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। तभी कन्हैया सहजता से बोला, मैं पहले से ही बैठा हूँ, देखिए मुझे अपनी मंजिल पर जल्दी पहुँचना है बिना किसी देरी के, इसलिए आप चाहें तो साथ साथ चल सकती है, वरना दूसरा ऑटो ले लीजिए। तो रिद्धि मन ही मन बोली, अगर जल्दी में नहीं होती ना तो बताती तुम्हें। और रिद्धि फिर उस ऑटो में आ बैठी और कन्हैया का गुस्सा ड्राइवर पर उतारते हुए कहा, चलो भी। रिद्धि को गुस्से में देखकर कन्हैया मुस्कुरा उठा और बाहर देखने लगा। ऑटो सड़क पर दौड़े जा रहा था और उसी के साथ दौड़े जा रहे थे दोनों के मन। कन्हैया को अपनी मैडम जी से मिलने की जल्दी थी, तो रिद्धि को यहाँ काम जल्द से जल्द ख़त्म करके उदयपुर जाना था। दोनों एक दूसरे के सामने आमने सामने होकर भी एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। तभी कन्हैया की नज़र सामने रिद्धि पर पड़ी। सामने बैठी रिद्धि दूसरी ओर देख रही थी। उदास आंखें, लंबे काले बाल, सुर्ख गुलाबी होठ, गोल चेहरा, बालों की लट हवा में उड़ती हुई।
कभी उसके गालों को चूमती तो कभी रिद्धि अपनी नाजुक उंगलियों से उन्हें साइड कर लेती। एक पल के लिए कन्हैया उस चेहरे में खोकर रह गया। जब होश आया तो बाहर देखते हुए सोचने लगा, नहीं कन्हैया, मैडम जी के अलावा और कोई नहीं। वैसे भी ये इंतज़ार कुछ पल का है, उसके बाद तो तू उनसे मिलने ही वाला है। उस वक्त उनका रिएक्शन क्या होगा, उन्होंने तो सोचा भी नहीं होगा। 14 साल बाद हम फिर मिलेंगे, बस वो पल जल्दी से आ जाए और फिर उन्हें भी जी भर के देख सकूँगा। अब रिद्धि के सामने देखा तो कन्हैया को खोए हुए पाया। पहली बार वो किसी को इतना गौर से देख रही थी। गोरा रंग, बुरी आंखें, सलीके से बनी दाढ़ी जिसमें वह बिल्कुल पंजाबी लड़के की तरह दिख रहा था। हाथ लाल रंग का मन्नत का कोई धागा बंधा था। सामने के बाल इतने बड़े कि आंखों तक आ रहे थे। रिद्धि एक पल के लिए उन आंखों में जैसे डूब कर रह गई। ऐसे लगता जैसे ये आंखें तो पहले भी देख चुकी है। कितनी उदासी, कितना खालीपन था उन आंखों में। रिद्धि को वो आंखें अपनी सी लगी। वह एकटक उन्हें निहारने लगी। जब कन्हैया की नज़र पड़ी तो वह जेंप गई और दूसरी तरफ देखने लगी। कुछ देर बाद ऑटो एक होटल के सामने आकर रुका। रिद्धि ने देखा तो उसे वह बहुत मामूली से लगा। रिद्धि ने किसी को फ़ोन लगाया और कहा, आपने मेरे रहने के लिए ये जगह बुक की है। तभी दूसरी ओर से आवाज़ आई, आई एम सॉरी मैम, फेस्टिवल्स की वजह से शहर के सभी होटल्स बुक है। ये आखिरी होटल था, इसलिए अर्जेंट में बुक करना पड़ा। प्लीज़ आप आज एडजस्ट कर लीजिए। अब रिद्धि बेमन से बोली, ओके फाइन। तभी रिद्धि ने देखा उसके साथ वाला लड़का वहाँ से जा चुका है। रिद्धि ने ऑटो वाले को पैसे दिए और अपना सामान संभाले होटल के अंदर आ गई। होटल इतना भी बुरा नहीं था जितना रिद्धि उसे समझ रही थी। रिसेप्शन पर आकर रिद्धि ने अपने रूम की चाबी ली और लिफ्ट की ओर बढ़ गई। कमरा नंबर 407 4th फ्लोर पर था। रिद्धि लिफ्ट के सामने आई। लिफ्ट बंद होने ही वाली थी कि रिद्धि ने हाथ बीच में करके उसे रोक दिया और सामान उठाए अंदर आ गई। अंदर 5-6 लोग थे। रिद्धि सबसे बेखबर थी। उसने जैसे ही अपनी दाईं तरफ के देखा, चौंक कर कहा, तुम? ये पहली बार था जब रिद्धि ने किसी को तुम बुलाया। हाँ, दाईं तरफ कोई और नहीं बल्कि कन्हैया ही खड़ा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रिद्धि ने चिढ़ते हुए कहा। तो लड़के ने बिना रिद्धि की ओर देखे सामने देखते हुए कहा, झूला झूलने आया हूँ। अब रिद्धि उसकी बाहें पकड़कर अपनी ओर करते हुए बोली, वेरी फनी, तुम मेरा पीछा कर रहे हो ना? तो लड़के ने शर्माते हुए कहा, छूने के लिए थैंक्स। तो रिद्धि ने उसकी बाहें छोड़ दी और फिर से अपना सवाल दोहराया, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम पागल वागल हो क्या? तो कन्हैया बोला, मैं क्यों तुम्हारा पीछा करूँगा? और ओ हेलो, तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी होती ना तब मैं तुम्हारा पीछा तो दूर देखता भी नहीं। अब रिद्धि ने गुस्से में कहा, तुम समझती क्या हो खुद को? तभी कन्हैया भी तनते हुए बोला, तुम क्या समझती हो खुद को? द क्वीन ऑफ द वर्ल्ड। अब रिद्धि ने कहा, तुम्हारे तो मुंह लगना ही बेकार है, और सामने देखने लगी। तभी लड़के ने भी सामने देखते हुए कहा, तो हमने कौन सा इनविटेशन दिया है मुंह लगने का? अब रिद्धि बड़बड़ाते हुए बोली, ओ गॉड, क्या टॉर्चर है ये लड़का भी। तो कन्हैया ने भी बड़बड़ाते हुए कहा, अब अजीब लड़की है, खुद से ही बातें किए जा रही है। रिद्धि गुस्से से कन्हैया को घूरने लगी। तो कन्हैया ने कहा, खा जाओगी क्या? ये बात सुनते ही रिद्धि के दिमाग में 14 साल पुरानी बात घूमने लगी जो उस घाट वाले लड़के ने कही थी। रिद्धि एकटक कन्हैया को देखती रही और सोचने लगी कि क्या ये वही है जिसकी मुझे तलाश है। कन्हैया ने उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाते हुए कहा, ओ हेलो, घूरना बंद करो। कन्हैया की आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी और वह फिर सोचने लगी, नहीं नहीं, ये वो लड़का हो ही नहीं सकता। कितना बदतमीज़ और अकड़ू है ये, एक नंबर का। वो कैसा भी हो, इसके जैसा बिल्कुल भी ना हो। अब लिफ्ट 4th फ्लोर पर आकर रुकी। रिद्धि ने एक नज़र कन्हैया पर डाली और लिफ्ट से बाहर निकलकर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। रूम में आकर रिद्धि ने बैग रखा और उसे खोलकर अपने कपड़े निकाले और बाथरूम की ओर बढ़ गई। नहाने के बाद रिद्धि को अच्छा लग रहा था। गीले बालों को तौलिए से पहुँचती हुए वो बाहर निकली और बालों को सुखाने लगी। तभी उसका फ़ोन बजा। रिद्धि ने फ़ोन उठाया तो शाम की मीटिंग के लिए उसे टाइमिंग और वेन्यू बताया। रिद्धि ने ओके कहकर फ़ोन काट दिया। रिद्धि ने अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर की और फिर लैपटॉप खोलकर मेल्स देखने लगी। तभी वेटर कमरे में कॉफ़ी रखकर चला गया। रिद्धि ने कॉफ़ी ली और खिड़की के पास आकर खड़ी होकर पीने लगी। रिद्धि सोच में डूबी हुई थी। तभी किसी ने रूम का दरवाज़ा खटखटाया। रिद्धि कॉफ़ी का कप हाथ में थामे आई और दरवाज़ा खोला। अब रिद्धि ने चौंक कर कहा, तुम? वहीं दरवाजे उस पार खड़े कन्हैया ने कहा, आप? तभी रिद्धि उसे घूरते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब कन्हैया ने मुस्कुराते हुए कहा, रूम नंबर 206। आप तो हमारी पड़ोसन निकली। अरे तुम्हें यही रूम मिला था?
पता नहीं क्यों न चाहते हुए भी तुम बार बार मेरे सामने आ जाते हो। बड़बड़ाते हुए रिद्धि ने जैसे ही दरवाज़ा बंद करना चाहा तो कन्हैया बीच में ही बोल पड़ा, अरे पड़ोसन जी सुनिए ना, दरअसल वो मेरा फ़ोन गलती से उधर आपकी बालकनी की ओर गिर गया है। आप चाहें तो मैं मासूमियत से कहा। रिद्धि को उसकी बात पर यकीन तो नहीं हुआ, फिर भी उसने उसे जाकर फ़ोन लेने को कह दिया और खुद वहीं दरवाजे के पास खड़ी उसके आने का इंतज़ार करने लगी। अगले ही पल कन्हैया अपना फ़ोन लेकर वापस आ गया और रिद्धि से कहा, आप इतनी बुरी भी नहीं है जितना हमने सोचा था। बाय द वे थैंक्स। रिद्धि दरवाजे से जैसे ही हटने को हुई उसका पैर फिसला और कप से भरी कॉफ़ी जाकर कन्हैया के सफ़ेद शर्ट पर जा गिरी। अब कन्हैया ने गुस्से से कहा, ये क्या किया आपने? अभी अभी हमने आपकी तारीफ़ की और आपने तो, ये हमारी पसंदीदा शर्ट थी और आपने ये क्या कर दिया? तभी रिद्धि अपनी गलती छुपाते हुए बोली, तुम्हारी गलती है, तुम्हें देख के चलना चाहिए। तो कन्हैया ने कहा, जी नहीं, इस बार गलती आपकी है। अब रिद्धि भी तनते हुए बोली, तो? फिर कन्हैया ने कहा, तो अब सुधारोगी भी आप? रिद्धि अब चिढ़ते हुए बोली, मतलब? तो कन्हैया ने कहा, मतलब ये कि इसे धोकर सुखाकर प्रेस करके आप हमें दोगी। तभी रिद्धि बोली, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अब कन्हैया ने बेड पर बैठते हुए कहा, तो ठीक है, जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक हम भी नहीं जाएंगे। रिद्धि गुस्से में उसके पास आई और कहा, देखो हम शोर मचा देंगे और मैनेजर को बुलाएंगे। अब कन्हैया ने सहजता से कहा, बुलाइए, जब लोग आएंगे हमें यहाँ आपके कमरे में देखेंगे तो बदनामी किसकी होगी? एक लड़की के कमरे में लड़के को देखकर सब आपको ही गलत समझेंगे। तो रिद्धि मन ही मन सोचने लगी, ये हमने सोचा ही नहीं था, आखिर हम भी कहाँ फंस गए। अब रिद्धि को डराते हुए कन्हैया ने कहा, क्या सोच रही है, शर्ट धोना पसंद करेगी या? तो रिद्धि धीरे से बोली, धो देंगे हम, लाइए शर्ट निकालिए। तभी कन्हैया ने रिद्धि को छेड़ते हुए कहा, हे राम, सरेआम एक लड़के को शर्ट निकालने को बोल रही है। अब रिद्धि आगे बढ़कर कन्हैया को उंगली दिखाते हुए बोली, देखिए अब आप बदतमीजी कर रहे हैं। कन्हैया उठा और रिद्धि की आंखों में देखते हुए बोला, नहीं तो। रिद्धि ने जब उसकी आंखों में देखा तो खो सी गई। ये आंखें उसने पहले भी देखी थी। रिद्धि को खोया हुआ देखकर कन्हैया ने उसके चेहरे के सामने अपना हाथ हिलाकर उसे चिताया। रिद्धि की तंद्रा टूटी तो वह उसके सामने से हट गई और कहने लगी, हम पहले ऐसे कभी नहीं थे, सबसे अच्छे से पेश आते हैं, पता नहीं क्यों आपके सामने ये सब। आई एम सॉरी। अब कन्हैया ने रिद्धि का बदला रूप देखा तो हैरान हो गया। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे में आया। उसने शर्ट चेंज किया, फिर रिसेप्शन पर फ़ोन करके कमरे में एक कप कॉफ़ी और एक कप चाय भिजवाने को कहा। कुछ देर बाद वेटर ऑर्डर ले आया। कन्हैया ने उसे रुकने को कहा। उसने चाय वाला कप अपनी टेबल पर रखा और फिर एक पर्ची के साथ रूम नंबर 407 में दे आने को कहा। वेटर ने 407 की बेल बजाई तो रिद्धि ने दरवाज़ा खोला। सामने वेटर को देकर कहा, जी कहिए। मैम ये ऑर्डर, कहते हुए वेटर ने कॉफ़ी कप के साथ साथ वह पर्ची रिद्धि को दी और चला गया। रिद्धि दरवाज़ा बंद कर अंदर आई। उसने कप टेबल पर रखा और पर्ची को खोलकर पढ़ने लगी। बेवजह आपको परेशान किया, माफ़ी चाहता हूँ। हमारी वजह से आपकी कॉफ़ी ख़राब हो गई, इसलिए दूसरी भिजवाई है, पी लीजिएगा। आपका नया पड़ोसी और रूम नंबर 406। रिद्धि ने पढ़ा तो उसके होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। उसने पर्ची को मोड़कर साइड में रखा और कॉफ़ी पीने लगी। इस कॉफ़ी में पहले वाली कॉफ़ी से ज़्यादा मिठास थी। कॉफ़ी पीकर रिद्धि कुछ देर के लिए लेट गई। सफ़र की थकान की वजह से रिद्धि को नींद आ गई। उधर कन्हैया भी नहाने के बाद बाहर घूमने निकल गया। उसे नींद कहाँ आने वाली थी, उसे तो अपनी मैडम जी से मिलने का इंतज़ार था। दिन भर वह अजमेर की अच्छी अच्छी जगह पर घूमता रहा। फिर उसने घड़ी में समय देखा, शाम के 4 बज रहे थे। वही होटल की ओर भागा, जल्दी जल्दी तैयार हुआ और स्टूडियो के लिए निकल पड़ा जहाँ उसकी मैडम जी आने वाली थी। स्टूडियो पहुंचकर उसने भीड़ देखी तो उसकी आंखें चुंधिया गई। बड़े से हॉल में लोग उस गुमनाम हस्ती के इंतज़ार में खड़े थे। कन्हैया भी भीड़ में शामिल हो गया। कन्हैया बहुत खुश था। इतने सालों बाद वह अपनी अनदेखी मोहब्बत को देखने वाला था। भीड़ के धक्का खाता हुआ वह आगे जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। उसने देखा अकेला वह नहीं बल्कि उसकी तरह कितने ही उसके दीवाने थे। स्टूडियो के पीछे बने केबिन में रिद्धि सोफे पर बैठी मैगजीन के पन्ने पलट रही थी। श्वेता, जिसे रिद्धि का इंटरव्यू लेना था, केबिन में आई और बड़ी गर्मजोशी से रिद्धि से हाथ मिलाया। रिद्धि को अपना परिचय देने के बाद श्वेता सामने खाली पड़े सोफे पर बैठ गई और कहा, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैंने आपकी हर नज़म, हर कविता पढ़ी है
और मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि वाह क्या लिखती है आप। तो रिद्धि बोली, थैंक यू श्वेता जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब श्वेता बोली, थैंक्स टू यू मैम, वक्त निकाल कर आप यहाँ आई, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में आपके फैंस स्टूडियो के हॉल में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तभी रिद्धि ने कहा, श्वेता जी सॉरी फॉर दिस, लेकिन हम उन लोगों के सामने नहीं जा सकते। अब श्वेता बोली, वॉट हैपन मैम, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ये सब सिर्फ आपकी एक झलक के लिए। यहाँ सुबह से खड़े हैं, कोई समस्या है तो आप मुझसे कह सकती है, पर प्लीज़ इस तरह से उनका दिल मत तोड़िए। तभी रिद्धि ने कहा, आई एम सॉरी श्वेता जी, हम मजबूर हैं। हमने इन सब से आपसे और हमारी लिखी नज़मों को पढ़ने वाले सब लोगों से एक बहुत बड़ा झूठ कहा है। तो आखिर गाइस, रिद्धि ने ऐसा कौन सा झूठ बोला था? क्या अब वह सच में अपने फैंस से नहीं मिलेगी? अगर वह नहीं मिली तो कन्हैया के क्या हाल होगा, जो इतनी शिद्दत से अपनी मैडम जी से मिलने आया था? क्या उसे पता चल पाएगा वह लेखिका कोई और नहीं बल्कि उसकी मैडम जी है? ये सब जानेंगे कहानी के तीसरे पार्ट में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन ज़रूर दबा देना। हाँ, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो कल मिलते हैं, कहानी आएगी 11 बजे।